हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज मॉक टेस्ट। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, आंसर के साथ। उनको इजीली समझते हैं और क्या क्या उनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उन सबको डीपली स्टडी करके सारे क्वेश्चंस को एक परफेक्ट वे में आंसर करते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 76 है वहाँ से हमारी आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। गो थ्रू करते हैं एक बार पूरे क्वेश्चन को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पार्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज टू स्टडी एंड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। In the following passage, some words have been deleted. Find in the blanks or fill in the blanks with the help of the alternatives given. पैसेज दिया है, कुछ वर्ड्स हैं जो डिलीट किए गए हैं, हमें नीचे सब के लिए ऑप्शंस दिए गए होंगे हर ब्लैंक को फिल करने के लिए, तो हमको उनको फिल करना है। एज इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। सो जो मिसिंग पार्ट है उसका हमको आइडिया हो जाएगा कि वो किस बारे में होगा या फिर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। After my job was over, I went to Mumbai and returned after dash 6 months. मतलब जब मेरी जॉब खत्म हो गई थी मैं मुंबई चला गया था, ठीक है, और रिटर्न हुआ था आफ्टर डैश 6 मंथ्स। कितने मंथ के बाद में? 6 मंथ्स के बाद में मैं रिटर्न हुआ था। I had barely taken dash my clothes when I saw रतन standing. मैंने अपने कपड़े रखे भी नहीं थे, चेंज भी नहीं किए थे कि मैंने क्या देखा, रतन को खड़े हुए देखा। डैश अ न्यू बेबी, शायद एक न्यू बेबी के साथ। ही वॉज डैश विद जॉय, वो जॉय के साथ, ही वॉज फुल ऑफ जॉय, वी कैन से कह सकते हैं वो बहुत खुश था। Even my daughter could not have dash such joy. अगर मेरी डॉटर भी होती तो भी उसका इतना जॉय नहीं होता अगर वो अपने यंगर ब्रदर को देखती बहुत सालों के बाद में, ठीक है। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ ब्रदर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने रीड कर लिया, हमको ये समझ आ गया जो किसी इंसान के बारे में है ये स्टोरी, राइट, और कुछ प्लॉट्स हमको दिए गए हैं जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, रीड करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सी, आफ्टर माई जॉब वॉज ओवर आई वेंट टू मुंबई एंड रिटर्न आफ्टर डैश 6 मंथ। मैं मुंबई चला गया था, ठीक है, वहां से मैं रिटर्न भी हुआ। कितने महीने बाद? 6 मंथ्स बाद। तो चलिए उससे पहले क्या आएगा देखते हैं। आफ्टर merely 6 months, rarely 6 months, nearly 6 months या hardly 6 months। अब ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, ठीक है, तो हमें कोई आइडिया दे रहा है, अजम्पशन दे रहा है, हमें कुछ सोचना है, आसपास का आइडिया है, तो उसके लिए नियरली वर्ड इन सब ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नियरली वर्ड नोट कर देंगे। लेट मी यूज रेड मार्कर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, नियरली। चलिए ठीक है, हमने फर्स्ट में नियरली लिख दिया। आगे का ब्लैंक देखते हैं। After my job was over, I went to Mumbai and returned after nearly 6 months. I had barely taken dash my clothes off, over, off, away. ठीक है, तो क्या आएगा, आई हैव बैरली टेकन, मैंने अपने कपड़े जो होते थे, ठीक है, जो मेरे पास कपड़े थे मैंने उनको चेंज भी नहीं किया था। सो ऑफ आएगा उस वर्ड के लिए, राइट। सो आई विल राइट द ऑप्शन नंबर सी। मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देती हूँ। यहाँ पे हमने किया था ऑप्शन नंबर सी एज वेल, नियरली, यहाँ पे उसको टिक कर दिया था। चलिए अभी हम थर्ड ब्लैंक की तरफ चलते हैं। When I saw रतन standing dash a new baby, एक बेबी के साथ जब मैंने रतन को खड़े हुए देखा था। 7 वर्ड का इंग्लिश में क्या हम यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बाय होगा अगर 7 वर्ड के लिए, नो। अलोंग, नो। नियर या विथ, चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? विथ है। व्हेन आई सॉ रतन स्टैंडिंग विथ अ बेबी बॉय, राइट, तो यहाँ पे रतन आना चाहिए, रतन के साथ विथ आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, विथ। समझ आ गया 78 ब्लैंक तक? चलिए अभी हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक की तरफ। ही वॉज डैश विथ जॉय, खुशी से वो क्या हो गया, वो सिंग गा रहा था, वो खुशी से स्किपिंग कर रहा था,
डांस कर रहा था, या बस्ट मतलब अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था वो। तो प्रॉपर जो नॉर्मली वर्ड यूज हो सकता है, हम ये कह सकते हैं ना, वो खुशी उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो उसके लिए इंग्लिश में वन वर्ड क्या होता है, बस्टिंग होता है। ही वॉज बस्टिंग विथ जॉय। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि बस्टिंग है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ही वॉज बस्टिंग विथ जॉय, बहुत खुश हो गया था, राइट। द हैप्पीनेस वॉज नॉट इन टू हिज कंट्रोल। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक नंबर जो हमारा लास्ट होगा 80। फर्स्ट में हमने नियरली लिखा था, सेकंड में ऑफ, थर्ड में विथ, फोर्थ में बस्टिंग, लास्ट इवन माई डॉटर कुड नॉट हैव, इतनी खुशी तो मेरी डॉटर को भी नहीं होती, डैश सच जॉय, उसने, मेरी डॉटर ने ऐसा जॉय एडवाइज नहीं किया होगा, फील नहीं किया होगा, अंडरस्टूड नहीं किया होगा, या सोचा नहीं होगा। अब जॉय जो वर्ड होता है, खुशी होती है, उसको तो फील करते हैं, तो यहाँ पे फील वर्ड आना चाहिए, राइट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑन फाइंडिंग हर, कब उसने ये खुशी फील नहीं की होगी, फाइंड करके या ये होने के बाद, व्हेन शी हैज मेट हर यंगर ब्रदर आफ्टर सेवरल ईयर्स, अगर मेरी बेटी भी बहुत सालों बाद जब अपने यंगर ब्रदर से मिलती, इतनी खुशी उसको भी नहीं होती। समझ आ गया? यस, चलिए ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द क्वेश्चन और फ्रॉम 75th to 80। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं साथ में आफ्टर कंप्लीशन। After my job was over, I went to Mumbai and returned after nearly 6 months. I had barely taken off my clothes when I saw Ratan standing with a new baby. He was bursting with joy. Even my daughter could not have felt such joy on finding her younger brother after several years. डन, कंप्लीट। कुछ भी रीड करके ऐसा नहीं लगा कोई ग्रामेटिकल एरर है या हमने कहीं पे भी कोई गलत वर्ड यूज किया है? समझ आ गया? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट करना है वो वर्ड जो मीन करेगा सेम जो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है उसके लिए। मतलब कि ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से एक ऑप्शन है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोटर फॉर पाउंडिंग। स्टिक होता है एक थिक एंड का, ठीक है, स्टिक होता है थिक एंड से, यूज किया जाता है मोटर मतलब सीमेंटिंग करने के लिए, यूज इन अ मोटर फॉर पाउंडिंग। इसका अभी हमको वन वर्ड ढूंढना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है। ए है थिस्टल। थिस्टल, यू माइट बी अवेयर्ड विद द थिस्टल। थिस्टल क्या होता है? ये एक प्लांट होता है, कौन सी फैमिली से? जो डेजी फैमिली से बिलोंग करता है। थिस्टल क्या होता है? A plant which belongs to daisy family. डेजी फ्लावर आता है ना, डेजी वाली फैमिली का ही एक पार्ट है ये प्लांट। नेक्स्ट है स्टिफल। स्टिफल मतलब कोई चीज जो अनकंफर्टेबल होती है, हमें जिसमें थोड़ा सफोकेशन हो जाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टिफल वर्ड भी यूज करते हैं। इन शॉर्ट में मैं इसको लिख देती हूँ सफोकेशन। That means something which is uncomfortable. Next is scepter. Scepter क्या होता है? जो ceremonial staff होता है या ceremonial जो staff होता था किसके टाइम? Which was used by the kings. उसको कहते थे scepter. Ceremonial staff used by king. मोस्टली यूज किया जाता था किंग्स के टाइम पे। अब एक ही ऑप्शन हमारा बच गया, कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर डी है जो है पेस्टल। पेस्टल ही क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट जिसका ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोटर फॉर पाउंडिंग, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट पेस्टल है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, हमने उसको यहाँ पे टिक कर दिया। समझ आ गया, थिस्टल का मतलब, स्टिफल का मतलब और स्केप्टर का मतलब, और डी ऑप्शन जिसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, पेसल। फाइन, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 82 में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखना है कहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर दिया गया है, ऑप्शन में से अगर कहीं ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नो एरर को चूज करेंगे। इट वॉज इन 2006, ये 2006 में था, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूके, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स। तब हम फर्स्ट टाइम कहाँ गए थे, हम फर्स्ट टाइम फ्लाई करके गए थे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब देखिए, ये चीज ऐसी थी जो ऑब्वियस थी और जो चीज हो चुकी है, ठीक है, हुई थी ये चीज, इस चीज की अश्योरिटी है, ठीक है। टाइम क्लॉज आ रहा है यहाँ पे, कोई चीज हो चुकी होती है, ठीक है, हुई है, हो चुकी होती है, एक समय की बात है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात है, तो टाइम क्लॉज यूज हो रहा है वहां पे। तो टाइम क्लॉज जब यूज होता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है ना, राइट। तो it was in 2006 when we first flew to the United States. That की जगह हम क्या करेंगे, when को यूज करेंगे, राइट, क्योंकि ये रिफर करा है ना समथिंग विच हैपेंड, कोई चीज जो हो चुकी हुई, जो हो चुकी होती है, राइट, जो होने वाली होती है या जो हो चुका है, वो टाइम क्लॉज से रिफर कर रहा है, तो उसके लिए व्हेन यूज होता है। ये रूल सबको पता होगा ना। तो जहां पे कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जहां पे एरर है, दैट वाला पार्ट है, ठीक है। सो इट वाज इन 2006, ये सही है। दैट वी फर्स्ट फ्लू, दैट वी फर्स्ट फ्लू की जगह व्हेन वी फर्स्ट फ्लू होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। दैट की जगह क्या आएगा, व्हेन आएगा। इट वाज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फाइन, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही हमें क्या स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। कौन कौन से वर्ड है, एक है रेट्रोस्पेक्ट, एक है प्रोस्पेक्ट, सी है इंस्पेक्टर एंड डी है प्रिसेप्ट, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, रेट्रो ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नहीं है। बी है प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी गई है, प्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग यही होती है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पता है ना, एग्जामिनर, ठीक है, समवन हु हैज द ऑथोरिटी टू चेक फॉर समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं। तो इंस्पेक्टर की सही स्पेलिंग क्या होती है, INSPECTOR। तो ये भी पता चल गया कि सी वाली स्पेलिंग भी सही नहीं है। डी है पर्सपेक्ट, पर्सपेक्ट किसी की, इंसान की खुद की वैल्यूज होती है, मॉरल बिहेवियर, मॉरल वैल्यूज, या किसी का परसेप्शन होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, PRECEPT, पर्सपेक्ट। तो सही यहाँ पे जो चारों जो हमारे ऑप्शन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी था जो सही दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। और जिन तीनों में एरर था उनको यहाँ पे हमने नोट कर दिया, एरर हटा करके करेक्ट स्पेलिंग के साथ। फाइन, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का हमें सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड बताना है जिसका मीनिंग वही होना चाहिए जो स्पेक्यूलेट का होता है। अब स्पेक्यूलेट मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशंस हम बोलते हैं, मतलब कोई चीज जो कंफर्म्ड नहीं होती है, जो अश्योर्ड नहीं होती है, पर जिसके बारे में हमें पता चलता है, हम उस चीज को अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं, पर उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज जो हमें सुनाई गई है, जो हमें बताई गई है, वो प्रूफ्ड नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है और ना ही वो चीज प्रूफ की गई है, ठीक है। कोई हमारा अजम्पशन हो गया, कोई हमारा स्पेक्यूलेशन, कोई हम किसी चीज के बारे में हम सिर्फ सोच रहे हैं, राइट, वो क्या होता है, स्पेक्यूलेट होता है। स्पेक्यूलेट मतलब टू अज्यूम और वंडर,
थिंग्स विच आर नॉट कन्फर्म्ड, चीजें जो कन्फर्म्ड नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास 4 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है थिंक, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, टू थिंक, टू गिव अ थॉट, थिंक मतलब टू गिव अ थॉट, सोचना किसी चीज के बारे में। बी गैस, गैस का मतलब भी देखिए वही होता है, कोई चीज जो कंफर्म नहीं होती है, जिसका हम अनुमान लगाते हैं, कोई कंफर्म्ड सोर्स नहीं है कि वो चीज वैसे ही होगी या नहीं होगी, बीच में है, कोई उसकी कंफर्म्ड अश्योरिटी नहीं है, वो गैस होता है। तो स्पेक्यूलेट भी सेम ही चीज होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, राइट, दैट इज गैस। ठीक है, अभी चलिए हम सी वाला देखते हैं, आर्ग्यू करना और स्पीक। आर्ग्यू मतलब किसी चीज के अगेंस्ट अपना कोई अपना भी खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब कॉन्ट्राडिक्ट होता है, मैच नहीं करता है, तब हम आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, तब हम अगेंस्ट होते हैं उसकी बात के, टू बी अगेंस्ट, इन शॉर्ट में मैंने इसको अगेंस्ट लिखा है। नेक्स्ट इज स्पीक, बोलना, राइट, टू टॉक। समझ आ गया, हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है ब्लैंक को मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से। ठीक है, बीइंग इन्क्ड विथ नेचर ब्रिंग्स जॉय एज इट इज। अगर कोई नेचर से लिंक्ड है, ठीक है, तो वो हमारे लिए जॉय, हमारे अंदर जॉय लाता है, खुशी लाता है, पीस लाता है, शांति लाता है, कामनेस लाता है। ये क्या चीज है, देखिए डिसमेंट है। डिसमेंट मतलब किसी चीज के लिए जब हम ना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। बी रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब भी डिनाई कर देना, मना कर देना। सी एक्नॉलेजमेंट मतलब ये उस चीज के लिए एक एक्नॉलेजमेंट है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, एंड डी है सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मतलब नरिशमेंट, किसी चीज को नरिशमेंट देना। तो बीइंग लिंक्ड विथ नेचर ब्रिंग्स जॉय एंड पीस एज इट इज द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ही पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, बीइंग लिंक्ड रहना नॉलेज से, पीस और कामनेस का क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, एक अप्रूवल है, एक एक्सेप्टेंस है। तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। अब डिसेंट मतलब क्या बताया मैंने, किसी चीज को मना कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना, तो इसे हम डिसअप्रूव भी कह सकते हैं। डिसअप्रूव, रिफ्यूजल, डिनायल, डिनायल कर देना, मना कर देना। सस्टेनेंस मतलब नरिशमेंट। ठीक है, समझ आ गया, हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, एक ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट है उसको चूज करना है, अगर नहीं है तो नो एरर चूज करना है। चलिए देखते हैं। I always had a fancy towards big luxurious car। ठीक है, कोई ऐसी चीज, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब तो ये हुआ है कि मेरी हमेशा से फैंसी रही है, मुझे हमेशा से पसंद आई है। ठीक है, मुझे हमेशा से एक चीज पसंद रही है कि जो बिग लग्जूरियस कार है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, मुझे हमेशा पसंद आती है। तो इसलिए यहाँ पे फैंसी वर्ड यूज किया गया है। अब ये चीज जो है, देखिए समथिंग विच इज ऑब्वियस, कोई चीज जो उनकी आदत पहले से ही है, कोई चीज है वो ऑब्वियस है। ठीक है, दैट इज वेल नोन टू द पर्सन हु इज टॉकिंग ओवर हियर, उसके लिए वो चीज वेल नोन है। तो यहाँ पे हैड की जगह डोंट यू थिंक हैव आना चाहिए। I always have a fancy towards big luxurious car because the person who is talking about himself or herself, for that person it's obvious and it's known। तो यहाँ पे had की जगह have होना चाहिए,
राइट। सो कौन से पार्ट में एरर है? हमारा जो ए पार्ट है, हेड ए, उसमें एरर है, तो हम क्या करेंगे, ए पार्ट को यहाँ पे टिक कर देंगे। उसको रिप्लेस करके क्या होना चाहिए, आई ऑलवेज हैव अ फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जूरियस कार। अंडरस्टूड, फाइन। ये हमारा आंसर हो गया 86 क्वेश्चन का। चलिए अभी हम चलते हैं 87 क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं, ही डैश चेन्नई नेक्स्ट मंथ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली टेंस के बारे में घूम रहा है, ठीक है, कि वो जो है चेन्नई जाएंगे नेक्स्ट मंथ। अब ये जो एक्शन है उनका नेक्स्ट मंथ से, ये एक फ्यूचर फिगर है, ठीक है, जो अश्योर्ड एडवर्ब का यूज किया गया है। फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, ठीक है, वो अश्योर्ड है, वो कंफर्म्ड है, उसके लिए ये एडवर्ब यूज किया है। नेक्स्ट मंथ जब ऐसा एडवर्ब आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, इससे क्या पता होता है, कोई चीज, समथिंग विच इज अश्योर्ड, विच इज कंफर्म्ड, राइट। तो ये चीज वहां से हमें पता चल रही है। अब जब कोई चीज अश्योर्ड होती है, कंफर्म्ड होती है, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज किया जाता है, समथिंग विच इज कंफर्म्ड, विच इज अश्योर्ड, विच गोज विद द प्रॉपर टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो चीज होने वाली है हमें पता है, वी आर अश्योर्ड अबाउट दैट थिंग, राइट। सो फॉर दिस वी हैव सी 4 ऑप्शंस ओवर हियर। A is goes to, he goes to Chennai next month, he will go to, he has going, या he is going। क्या आना चाहिए, something which is assured according to the tense of the subject, जो assured है और जिसमें जो adverb है वो fixed future action का हमारा क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन का हमारा एडवर्ब है, जो हमें पता चल गया ना, नेक्स्ट मंथ वर्ड से यूज होता है, नेक्स्ट डे से, टुमारो से, जो अश्योर्ड चीज है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली वी यूज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोज टू, क्योंकि अश्योरिटी है, ये प्लान जो है कंफर्म्ड है, ये चीज होगी ही, तो he goes to चेन्नई नेक्स्ट मंथ होना चाहिए, rather than he will go to चेन्नई। There is a lack of assurity in the B option. See the option number C, he has going, no, and he is going, नहीं, ये सब is going नेक्स्ट मंथ के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, it's contradict with the sentence, same with has going, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गोज टू आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर देंगे। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। वाई गोज टू क्यों आया, आप बोलोगे इसमें टेंस गलत हो रहा है, बट देयर इज, जब कोई एक्शन की हमारे पास अश्योरिटी होती है, वो एक्शन फ्यूचर में होने ही वाला है, दैट इज 100% कंफर्म्ड, तो हम वहां पे टेंस चेंज करके गोज टू को यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए ठीक है, 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। फर्स्ट इज टॉयलेटरी, सेकेंड इज एक्सेशन, थर्ड इज डेवियंस एंड फोर्थ इज जुबिलेंट, ठीक है। चलिए, तो टॉयलेटरी, पहले तो इनका मतलब बता देती हूँ। टॉयलेटरी मतलब क्या होता है, टॉयलेटरी इज व्हाट वी कैन से, एक इट्स अ प्रोडक्ट और एसेसरीज पर्सन यूज टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी की केयर के लिए, अपनी स्किन की केयर के लिए जो कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको टॉयलेटरीज कहा जाता है। उसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है, TOILETRIES, टॉयलेटरीज, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सिशन, जिसकी स्पेलिंग जो है EXCISION ही होती है, जो यहाँ पे दी गई है। एक्सिशन मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, कोई जो ट्यूमर होती है, गांठ होती है, उसका जो सर्जिकल रिमूवल होता है उसे एक्सिशन कहते हैं। सी इज डेवियंस, डेवियंस का करेक्ट स्पेलिंग होता है DEVIANCE, दैट मीन्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या फिर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। D इज जुबिलेंट,
ठीक है, जुबिलेट मतलब क्या होता है, जिसे हम जुबिलियंट भी कहते हैं, जुबिलियंट, सॉरी फॉर दैट, इट्स जुबिलियंट। मतलब कि कोई इंसान जो बहुत खुश होता है, समवन हु इज एक्सेसिवली हैप्पी, वेरी हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसे जुबिलियंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी था, दैट इज एक्सेशन। आई होप इन सब के मीनिंग आप समझ गए और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी हमको मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. सेंटेंस दिया गया है, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगता है तो हम देखेंगे, उसको चेंज करेंगे, नहीं लगता है तो नो इम्प्रूवमेंट को टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। The bell was ringing and ringing but no one picked up the phone. That means bell बार बार बज रही थी बट किसी ने फोन नहीं उठाया। अब कोई चीज अगर दो बार होती है, देखिए, तो क्या हम उसका जो एक्शन होता है वो बार बार बोलते हैं he was walking and walking and walking? अगर कोई चल रहा है कंटिन्यूअसली, कोई वॉक पे गया हुआ है, तो क्या हम ये बोलेंगे he was walking and walking and walking? नहीं। कोई भी एक्शन अगर एक से ज्यादा बार हो तो उसके लिए भी कई वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिपीटेडली हो गया। ठीक है, तो जो सेकेंड टाइम मतलब फोन बार बार बज रहा था, तो बार बार बज रहा था का यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लिया, वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग। तो ये अप्रोप्रिएट यूज नहीं है, ये सही यूज नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे पास। ए ऑप्शन है द बेल वॉज, या फिर द बेल वॉज रैंग एंड रैंग बट नो वन पिक्ड अप द कॉल। नो, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। द बेल रैंग रेपिटेडली बट नो वन पिक्ड अप द कॉल, या फिर द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली बट नो वन पिक्ड अप द कॉल। अब सही यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, देखिए, ए रैंग एंड रैंग, बी रैंग रिपीटेडली, या सी वॉज रिंगिंग रिपीटेडली। सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा, राइट। द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली, बेल बार बार बज रही थी, रिपीटेडली बज रही थी, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। यस, तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, सी है, तो हमने उसको टिक कर दिया। याद रखिए, कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, बार बार होता है, तो उसके लिए अलग वर्ड्स हैं जो उस एक्शन को प्रेजेंट करेंगे सेम वे में, रैदर देन रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। फाइन, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट करना है वो वर्ड जो सेम मीन करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमको दिए गए हैं उनसे। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक जगह जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल जो कोई ऑब्जर्वेशन है वो किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है, इसका हमें वन वर्ड बताना है। चार ऑप्शन है। लेबोरेटरी, फर्स्ट ऑप्शन इज लेबोरेटरी। लेबोरेटरी तो सबको पता होगा ना, एक रूम, कोई लैब या कोई बिल्डिंग जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे लेबोरेटरी कहते हैं। तो इसका मीनिंग हम नोट कर देते हैं, बट क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है। लेबोरेटरी मतलब अ रूम और बिल्डिंग where scientific experiments are done. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेटरी। अब ऑब्जर्वेटरी एक जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। सो उसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए अभी सी ऑप्शन देख लेते हैं। एस्ट्रो लाइब्रेरी। एस्ट्रो लाइब्रेरी मतलब डेली जो एस्ट्रोनॉमिकल रिपोर्ट होती है जो हमें जहां पर मिल सकती है उस जगह को क्या बोलते हैं, एस्ट्रो लाइब्रेरी मिलती, उसको एस्ट्रो लाइब्रेरी बोलते हैं।
डेली हॉरोस्कोप रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज एस्ट्रोस्फीयर। क्या वर्ड है? एस्ट्रोस्फीयर। एस्ट्रोस्फीयर क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, राइट? इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म रिलेटेड टू द सेल। इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म that is related to cell। तो सब में से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, a place where astronomical observations are made will be the option number B, that is observatory। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। If there is no need to substitute it, select करना है no substitution required। देखना है कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो चेंज कर देना है, वरना सेंटेंस वैसा ही रहेगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वी हरीड टू द डोर बट नोबडी इज देयर। हम डोर पे जल्दी कर कर गए, बट जाकर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। अब ये सेंटेंस जो है बहुत इजी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट में इज क्या कर रहा है? यहाँ पे वॉज आना चाहिए ना जब सिंपल पास्ट टेंस है। तो सेंटेंस जब सिंपल पास्ट टेंस है तो इज होगा क्या? यहाँ पे इज नहीं होगा, इसकी जगह वॉज होना चाहिए। Nobody was there, मतलब इट्स एन इजी क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द एरर, टू स्पॉट द एरर, फाइंड, जो कि इसमें है। देखिए ए ऑप्शन क्या है? Nobody was there, तो was आ गया। ए इटसेल्फ हमें स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया। क्या होगा? Nobody was there। एज क्यों होगा was? क्योंकि जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो वहां पे पास्ट टेंस है तो was आना चाहिए इसकी जगह। वी हरी टू द डोर बट nobody was there। आर नहीं होगा, वर भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, एज देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। फाइन, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का हमें यहाँ पे क्या बताना है? वर्ड बताना है एंटोनिम। अभी प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेल नोन, ठीक है, someone or something which is well known, ठीक है, जो well known होती है। अब बी ऑप्शन है नोटोरियस, या फिर इसको हम नोटोरियस भी कह सकते हैं। नोटोरियस मतलब कोई चीज जो नोन होती है, ठीक है। अब बी ऑप्शन है ऑब्सक्योर। यहां पे ऑब्सक्योर का मतलब है समथिंग विच इज नॉट नोन या फिर अननोन, नॉट नोन और अननोन। शॉर्ट वर्ड नोट करती हूं जो कि अननोन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोमिनेंट, जो कि वेल नोन, अच्छे से जाना जो जाता है, जिसको सब जानते हैं। अब उसका अपोजिट तो वही होगा जिसको कोई नहीं जानता है। तो ए जो है उसका मतलब हुआ नोन, समवन हु इज नोन, एंड बी अननोन मतलब कोई नहीं जानता है। तो सही हमारा जो यहाँ पे एंटोनिम बनता है प्रोमिनेंट का, वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, दैट इज एग्जैक्ट अपोजिट। बट स्टिल अभी हम और जो आगे ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। सी है विकेड। विकेड मतलब एविल, जिसका माइंड एविल थॉट्स रखता है, ठीक है, समवन हु हैज एविल थॉट्स। डी इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स समवन हु इज अनकाइंड। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी ही हुआ ना। और सारे ऑप्शंस देख के जब हमने कंफर्म कर लिया, ऑब्सक्योर क्या होगा हमारा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोमिनेंट इज ऑब्सक्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दैट इज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अब अंडरलाइन ईडियम है सेंटेंस में, उसका हमको मीनिंग बताना है। चलिए देखते हैं। She was in a brown study and did not notice my entrance। वो कहाँ थी? वो ब्राउन स्टडी में थी और उन्होंने मेरी एंट्रेंस जो थी वो नहीं देखी। मतलब मैं आया और वो ब्राउन स्टडी में थी। ब्राउन स्टडी मतलब यहाँ पे क्या है? इस ईडियम का मतलब है डे ड्रीमिंग, ख्यालों में खोए रहना, डे ड्रीमिंग करना।
ख्याली पुलाव बनाना भी एक तरह का मुहावरा होता है हिंदी में, उसी को ही इंग्लिश में ब्राउन स्टडी या फिर डे ड्रीमिंग कहा जाता है। मैं जब आया तो उन्होंने मेरी नोटिस नहीं किया मेरा एंट्रेंस, क्यों? क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में था या ख्यालों में थी। तो चलिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं ब्राउन स्टडी के लिए सही वर्ड। ए है स्लीप, स्लीप मतलब नींद में थी, नहीं। ड्रीम में थी, नहीं, ड्रीम सपने में नहीं थी, अपने ख्यालों में थी, डे ड्रीम कर रही थी, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट देयर, जो है नहीं पर वो उसको सोच रही थी। सी फियर, डर में थी, नहीं। डी रीवरी, यस, जो डी ऑप्शन है रीवरी वो सही वर्ड है किसके लिए? डे ड्रीमिंग के लिए या ब्राउन स्टडी के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। रीवरी मतलब भी क्या होता है? डे ड्रीमिंग होता है। फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैरिकेचर। इसे क्या कहते हैं? कैरिकेचर का जो हमें सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है, दैट मीन्स इंटीमेशन, और जिसको हम इमिटेशन कह सकते हैं, ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ पर्सनैलिटी। लाइकलीनेस, लाइकनेस और इमिटेशन ऑफ समवन। ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है बायोग्राफिकल स्केच। बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है स्टूडेंट्स? बायोग्राफिकल स्केच मतलब अ सेट ऑफ एक्टिविटी, a set of activity which an individual or an family does daily on a regular basis. Set of activities done by individual or family, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस्टेस्क्यू लाइकनेस। ये भी क्या होता है? ग्रॉस्टेस्क्यू लाइकनेस मतलब इट्स लाइक लाइकलीनेस और इमिटेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी और पर्सन, और थॉट ऑफ और अ सॉर्ट ऑफ लाइकलीनेस, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी वही वर्ड है कैरिकेचर, जिसका भी मीनिंग हमने सेम नोट किया है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट ग्रॉस्टेस्क्यू लाइकनेस हो जाएगा। बट स्टिल वी विल सी two more option, that is acentricity. Acentricity मतलब क्या बोलता है? content, a content of creator, या फिर a change in diversity, या फिर हम कह सकते हैं someone who is deep into their thoughts, उसको हम कहते हैं eccentricity. D है personality trait, someone who has a different personality. एक इंडिविजुअल का अलग पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, एक वे होता है बिहेव करने का डिफरेंटली, राइट। सो जो सी और डी ऑप्शन है वो भी कहीं पर भी क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, जो कि कैरिकेचर है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर सिनोनिम गिवन वर्ड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज ग्रॉस्टेस्क्यू लाइकनेस। इसको हम कैरिएचर भी कह सकते हैं। फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। करने के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देना है। आई शैल टीच हर इफ शी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए दो क्लॉज यूज हुए हैं फैमिली से, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो क्या यूज होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस, और सबऑर्डिनेट होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुआ है और प्रिंसिपल क्लॉज यूज हुआ है। जहां पे प्रिंसिपल क्लॉज होता है वहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है उसके आगे, और उसके आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर, उसके आगे कौन सा क्लॉज यूज होगा? उसके आगे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो अब देखिए, अब जो हमारा ये क्लॉज है इफ से, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो यहाँ पे है, ठीक है, इफ वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ऐसे वर्ड्स इफ जहाँ पे आ जाता है, ऐसे वर्ड्स किसको डिनाई करते हैं?
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज को, राइट, SC को। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड आना चाहिए। तो चलिए हम ऑप्शंस में से देखते हैं। A है कम्स, B है विल कम, C है इज कमिंग एंड D है हैव बीन कम। तो सही वर्ड यहाँ पे क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड। आफ्टर दैट क्या होगा? कम्स होगा। इजी ना, पढ़ के ही पता चल रहा है। आई शैल टीच हर इफ शी कम्स। तो यहाँ पे हमने जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था उसके साथ हमने क्या यूज कर लिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे कम्स आ गया। एंड इट्स एन एक्सेप्शन, इट्स एन रूल इन द टेंस। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अंडरलाइन जो ईडियम है उसका हमको मीनिंग बताना है। दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, अच्छे से हमें रिव्यू मिल सकता है, अच्छा एक व्यू मिल सकता है किसका? ग्रीन वैली का, जो कि नीचे है। सो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ओवरव्यू, या फिर अच्छे से दिख पाना। कोई चीज़ जो प्रॉपरली हमारे लिए देखने के लिए अवेलेबल होती है, वहाँ पे प्रॉपरली व्यूएबल होती है। ठीक है, सो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, देखते हैं ये प्रॉपरली जो मीनिंग हमने लिखा है इसको कौन सा जस्टिफाई कर रहा है। ए है अ ब्यूटिफुल व्यू, बी है अ नैरो व्यू, C is an overview and D is an ugly view. So overview कौन से ऑप्शन में आ रहा है? C में आ रहा है। तो इन शॉर्ट हमारा आंसर यहाँ पे C हो गया। इजी था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैलिशियस। मैलिशियस का हमको क्या बताना है? यहाँ पर एंटोनिम बताना है। मैलिशियस मतलब क्या होता है? समवन who has thought, who is having thought। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, thoughts to harm someone। जो किसी को हार्म करना चाहता है, जिसके थॉट्स ऐसे होते हैं कि वो किसी को परेशान करे, ठीक है, वो क्या होता है? मैलिशियस होता है। तो अब हमारा ए ऑप्शन है मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट मतलब भी जिसका माइंड क्या होता है? जिसके पास एविल थॉट्स होते हैं, क्रूअल माइंड होता है। सेम रिलेटेड टू मैलिशियस। बी स्पाइटफुल। स्पाइटफुल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पाइटफुल मतलब समवन हु हैज अ माइंड, और जिसके थॉट्स क्या होते हैं? क्रूअल होते हैं। डी है बैन, सी है हमारा बैनफुल। बैनफुल मतलब समवन हु इज अनकाइंड। एंड डी ऑप्शन है बेनिंग। बेनिंग मतलब समवन हु इज गुड हार्टेड और काइंड। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी होगा ना, यही एंटोनिम हो रहा है, उल्टा हो रहा है वर्ड्स मैलिशियस का, राइट। सो हम क्या करेंगे? डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। फाइन, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे, दैट इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है उसको हमको ढूंढना है, ठीक है। हेट्रोजीनियस इन शॉर्ट वर्ड है, तो हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग देखिए क्या होती है? HETER, ठीक है, OGENEOUS। ये नॉर्मली स्पेलिंग होती है। इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं? हेट्रो एंड फिर जीनियस, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है? चेंज इन कैरेक्टर और द चेंज इन कंटेंट, चेंज इन बिहेवियर, वैरायटी होती है जो, ठीक है। सो यहाँ पे सही स्पेलिंग ढूंढते हैं पहले तो। HETRO, no, wrong, HETEROGE, no. C is HETEROGENIOUS, ये भी गलत है। डी ऑप्शन ही फिर बचा है, दैट इज HETEROGENEOUS, यस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है हमको गिवन वर्ड का। क्या वर्ड दिया हुआ है? दैट इज डेलिब्रेट।
क्या वर्ड दिया गया है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट के लिए भी हमें 4 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला तो हम अगर डेलिब्रेट का मीनिंग देखें, डेलिब्रेट मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग दैट हैज व्हाट और दैट लैक्स थॉट्स, समथिंग व्हिच लैक्स थॉट्स, दैट इज डेलिब्रेट, और which is we can say in short something which has someone, ठीक है, जिसके थॉट्स होते हैं वो क्या होता है? डेलिब्रेट होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा या एंटोनिम क्या होगा? someone who lacks thought, राइट। सो जो हमारा बी ऑप्शन है इम्प्रूडेंट, वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब ए है जज। जज मतलब अगर हमारा किसी की तरफ कोई ओपिनियन होता है, ओपिनियन टूवर्ड्स समथिंग। सी इज कॉर्जिनेट। कॉर्जिटेट भी हम इसको कहते हैं, जिसका इन शॉर्ट मीनिंग होता है टू हैव अ डीप थिंकिंग, किसी चीज के लिए डीप थॉट्स होना, राइट। एंड डी इज आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब हमारा खुद का जब कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं होता है, और जब एक हमारा कोई भी कन्वर्सेशन अगेंस्ट हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है, उसको हम आर्ग्यू कहते हैं। तो अब जो हमसे एंटोनिम पूछा गया है डेलिब्रेट का, वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। दैट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडॉन। एडॉन मतलब क्या होता है? टू मेक समवन मोर ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव। टू मेक समवन मोर ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके, देखते हैं क्या है। ए है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत सिंपल सा वर्ड है, किसी चीज पे हमारा कोई बिलीफ होता है, भरोसा होता है। बी राइटर, कोई इंसान जो लिखता है। सी सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब हमारे अंदर किसी चीज को लेकर के जब कोई डाउट होता है वो सस्पेक्ट होता है। एंड डी इज ब्यूटिफाई मतलब और अच्छा बनाना, और सुंदर बनाना, और अट्रैक्टिव बनाना, वही वर्ड अडॉन था, राइट। सो जो 100 वर्ड है अडॉन, वो क्या 100 हमारा जो क्वेश्चन है जो कि अडॉन, जिसमें हमसे उसका सिनोनिम पूछा गया है, वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्यूटिफाई। तो हम उसको टिक कर देंगे। हैंस वी आर डन ओवर हियर विद द क्वेश्चन नंबर 100। तो इसी के साथ हमारा जो आज का मॉक टेस्ट है वो खत्म होता है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, आई होप इट वॉज ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू डू। थैंक यू सो मच. I will see you soon in the next class. Bye everyone.